हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियन ने ना सिर्फ क्वान को बैटल अरीना के अंदर बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ बाइटियन ने एल्डर सूंग और क्वान के लिंगयून अकेडमी के जासूस होने के बारे में भी साबित कर दिया था, जिसकी वजह से एम्परर भी बाइटियन से काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन कॉम्पिटिशन ओवर होने के बाद फूजन ने बाइटियन को अपने साथ चलकर मूलिंग माउंटेन से राफ रूट हासिल करने की भी ऑफर दे दी थी, जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ बाइटियन उस राफ रूट के बारे में सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, अगर मुझे वो राफ रूट मिल जाता है तो उसकी मदद से ना सिर्फ मैं अपनी सिस्टर की डिस्ट्रॉय हो चुकी मेरिडियंस को दोबारा रिकवर कर लूंगा, बल्कि उसी के साथ साथ मैं अपने पिता की पुरानी इंजरीज को भी ठीक कर दूंगा, जिसके बाद वो दोबारा अपनी आगे की कल्टीवेशन स्टार्ट कर पाएंगे। ये सब सोचकर बाइटियन भी वहाँ पे फूजन के साथ जाने के लिए रेडी हो गया था। इसलिए वो फूजन से सवाल करते हुए पूछता तो तुम मूलिंग माउंटेन्स के लिए कब निकलने वाली हो, जिसपे फूजन उसे जवाब देते हुए बताती है कि अभी मुझे काफी सारी तैयारियां करनी है, जिसमें मुझे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, तो क्यों ना हम 3 दिन बाद यहाँ से निकलें, क्या कहते हो? जिसपे बाइटियन उसे कहता है ओके, जैसा तुम कहो, 3 दिन बाद हम दोबारा यहीं पे मिलेंगे और यहीं से मिलकर मूलिंग माउंटेन्स की तरफ निकल जाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लैन हुबुफू एकेडमी के पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां बाइटियन मूलिंग माउंटेन्स में जाने से पहले अपने लिए कुछ ट्रायल्स खरीदने के लिए आया हुआ था, क्योंकि बाइटियन अच्छी तरह से जानता था कि उस राफ फ्रूट के पास बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। बाइटियन वहाँ पे सीधा उस पवेलियन हाउस के एल्डर के पास आता है और उस एल्डर से कहता है कि मुझे ट्रायर पवेलियन हाउस के 5 सबसे बेस्ट डिफाइनिंग स्टोन्स चाहिए और 10 फाउंडेशन फॉर्मेशन स्टोन्स। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम बाइटियन हो? जिसपे बाइटियन हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल मैं बाइटियन ही हूँ। जो सुनकर वो एल्डर बाइटियन से कहती है कि तुम यहाँ पे थोड़ी देर मेरा वेट करो, मैं अभी तुम्हारे बताए हुए सभी स्टोन्स लेकर आती हूँ। जिसपे बाइटियन उस एल्डर को ग्रीट करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं बाइटियन को वहाँ पे देखकर वहाँ पे मौजूद काफी सारे डिसेबल्स बाइटियन के बारे में ही बातें करने लगे थे, क्योंकि सिर्फ पिछले 2 दिनों में ही बाइटियन लैन हुबुफू एकेडमी का सबसे फेमस डिसेबल बन गया था। और तभी वो एल्डर वहाँ पे बाइटियन के पास आते हुए बाइटियन के बताए हुए स्टोन्स उसे दे देती है, जिन्हें बाइटियन भी लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा था। इवन बाइटियन ने वहाँ पे उनमें से किसी भी स्टोन की कोई भी कीमत अदा नहीं की थी। जो देखकर वहाँ पे कुछ डिसेबल्स जो कि बाइटियन को नहीं जानते थे, वो उस एल्डर के पास आते हुए उससे पूछते हैं, एल्डर इस लड़के ने इन स्टोन्स की कीमत अदा क्यों नहीं की? आप हमें तो कोई भी चीज बिल्कुल भी फ्री नहीं देती। उस डिसेबल की ये शिकायत सुनकर वो एल्डर उससे कहती है, अगर तुम्हें भी फ्री में ये सभी ट्रायल्स चाहिए तो तुम भी एम्परर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो और डायरेक्ट लैन हुबुफू एकेडमी के टॉप 3 डिसेबल्स के साथ फाइट करो। ऐसा करने से तुम्हारे लिए भी सभी कल्टीवेशन रिसोर्सेज फ्री हो जाएंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे उस डिसेबल को एक झटका लगता है और टॉप 3 डिसेबल्स के साथ फाइट करने के बारे में सोचकर ही उस डिसेबल की आवाज वहाँ पे टाइट हो गई थी। जो देखकर वो एल्डर हंसते हुए वहाँ पे उसे बताती है, मुझे लगता है अभी तुमने बाइटियन के बारे में कोई भी खबर नहीं सुनी। इसने कल बैटल अरीना के अंदर होने वाले एक कॉम्पिटिशन में हमारी लैन हुबुफू एकेडमी के टॉप 3 डिसेबल्स में से एक क्वान को हरा दिया था और उसको हराकर ये खुद टॉप 3 में आ गया है। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बाइटियन के इस कारनामे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो सभी वहाँ पे बाइटियन की तारीफें करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम बाइटियन को एकेडमी के स्पिरिट हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे बैठा हुआ वो कल्टीवेट कर रहा था और तभी वो वहाँ पे पवेलियन हाउस से लाए हुए उन 5 स्टोन्स को बाहर निकालता है, जिन्हें देखकर वो अपने मन में कहता है, पता नहीं मेरे अभी के पावर लेवल के मुताबिक मैं एक मिस्टीरियस वेपन को रिफाइन कर भी पाऊंगा या नहीं, पर मुझे ट्राई तो करनी ही होगी, क्योंकि मूलिंग माउंटेन्स में मिस्टीरियस वेपन के बगैर जाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्काई ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए ऊपर हवा में एक फर्नेस को क्रिएट करने लगा था। और जैसे वो अल्केमी फर्नेस वहाँ पे क्रिएट होता है तो बाइटियन ने वहाँ पे उन सभी स्टोन्स को उस फर्नेस के अंदर डाल दिया था और उन्हें वहाँ पे अपनी स्काई ब्लू स्पिरिचुअल फायर का यूज करते हुए रिफाइन करने लगा था। और देखते ही देखते धीरे धीरे वहाँ पे उस फर्नेस के अंदर अब उन सभी स्टोन्स ने शेप लेना शुरू कर दी थी। पर ऐसा करने में बाइटियन के वहाँ पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी कि बाइटियन को वहाँ पे साथ साथ कुछ स्पिरिचुअल पिल्स को भी खाना पड़ रहा था। और तभी देखते ही देखते उन 5 स्टोन्स ने वहाँ पे 3 डैगर्स का रूप ले लिया था, पर अभी भी वो पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुए थे। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों डैगर्स को शेप देने में लग गया था और काफी ज्यादा मेहनत के बाद आखिरकार बाइटियन ने वहाँ पे अपने लिए 3 मिस्टीरियस डैगर्स को रिफाइन कर ही लिया था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। और उन तीनों मिस्टीरियस डैगर्स के ऊपर अलग अलग पैटर्न्स भी बने हुए थे, जो कि उन तीनों डैगर्स की पावर को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। जो देखकर बाइटियन वहाँ पे उन तीनों मिस्टीरियस डैगर्स को अपने पास बुलाते हुए कहता है, मेरी अभी की पावर के मुताबिक मैं अभी इन डैगर्स के ऊपर से 51 ही पैटर्न्स बना पाया हूँ, जबकि मेरी पिछली लाइफ में तो मुझे पैटर्न्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं डायरेक्ट रिफाइनिंग के दौरान ही इनके अंदर पैटर्न्स भी बना देता था। पर कोई बात नहीं, अभी के लिए ये तीनों मिस्टीरियस डैगर्स ही मेरे लिए काफी हैं। इनकी मदद से मैं किसी भी मार्शल मास्टर या एलएम तक के कल्टीवेटर को आसानी से खत्म कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मूलिंग माउंटेन्स वाली जर्नी में ये तीनों डैगर्स मेरे काफी ज्यादा काम आएंगे। उसके बाद हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाइटियन सुबह सुबह उठकर ही बैटल अरीना के अंदर आ गया था, पर फूजन वहाँ पे ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। और जैसे ही बाइटियन की नजर वहाँ पे फूजन के ऊपर पड़ती है तो वो पूरी तरह से वहाँ पे फूजन की खूबसूरती में खो गया था। उसे फूजन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी और फूजन को भी वहाँ पे इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया था कि बाइटियन उसे ही निहारे जा रहा है। जो देखकर वो बाइटियन से कहती है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो क्या अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं? जिसपे बाइटियन भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए उसे कहता है, अगर तुम अपने बिहेवियर को थोड़ा नरम कर लो तो काफी सारे लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे और हो सकता है आधी एकेडमी के लड़के तो तुम्हें प्रपोज ही कर दे। जिसपे फूजन वहाँ पे अपनी स्पिरिट फ्लूट को बाहर निकालते हुए कहती है, नहीं मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाइटियन के इरादों से तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो
फूजन को ही हमारी इस सीरीज की हीरोइन बनाने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। खैर उसके बाद फूजन ने वहाँ पे अपने स्पिरिट फ्लूट को बजाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे फूजन के स्पिरिट बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बर्ड बीस्ट था। और वो दोनों इसी बर्ड बीस्ट से होते हुए मूलिंग माउंटेन्स की तरफ जाने वाले थे। और फूजन अपने स्पिरिट बीस्ट को बाइटियन से मिलवाते हुए कहती है इसका नाम जाऊ ही है, जो कि एक 4th लेवल का बीस्ट है। उसके बाद वो दोनों जाऊ ही के ऊपर बैठते हुए काफी तेजी से मूलिंग माउंटेन्स की तरफ निकल गए थे, जहाँ रास्ते में बाइटियन खूबसूरत नजारों को देखते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था, जो देखकर फूजन को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। इसलिए वो उसे वहाँ पे चुप रहने के लिए कहती है। और फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन भी वहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ गया था। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उन दोनों को वहाँ पे शाम हो गई थी, इसलिए वो दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक होटल के पास रुक जाते हैं, जहाँ फूजन बाइटियन को बताती है कि ये मूलिंग माउंटेन्स का आउटर एरिया है और यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे मैजिक माउंटेन्स वाला एरिया शुरू हो जाता है, जो कि काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। और उन्हीं माउंटेन्स में ही हमें मूलिंग माउंटेन्स को ढूंढना है, लेकिन वहाँ तक जाना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में हमारा सामना बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें काफी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तो हम रा फ्रूट को हासिल करने के लिए अपनी आगे की जर्नी कल सुबह स्टार्ट करेंगे। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन को सोचते हुए कहता है रा फ्रूट तो ठीक है, पर क्या अभी तक किसी ने शेंग युआन फ्रूट को डिस्कवर नहीं किया? लेकिन बेचारी फूजन तो शेंग युआन फ्रूट का नाम ही पहली बार सुन रहे थे। इसलिए बाइटियन अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे किसी को रा फ्रूट के बारे में पता ना हो। इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले अच्छी तरह से उस रा फ्रूट के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, उसके बाद ही अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बाइटियन का ये आइडिया फूजन को भी बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो भी खुशी खुशी इसके लिए मान गई थी। इसलिए वो अपने बीच जाऊ ही से कहती है अभी के लिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे जब तुम्हारी जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। उसके बाद वो दोनों वहाँ पे सीधा उस होटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे बाइटियन को काफी सारे मार्शल मास्टर्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कि हो ना हो वो लोग भी यहाँ पे उसी रा फ्रूट के लिए आए होंगे। और ये सब सोचते हुए बाइटियन फूजन के साथ सीधा रिसेप्शन पे आ जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड शॉपकीपर उन दोनों का वेलकम करता है और उन दोनों से पूछता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और आप दोनों यहाँ पे रहने के लिए आए हैं या खाना खाने के लिए आए हैं? जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे कि तभी हमारी नजर आपके इस होटल के ऊपर पड़ी, इसलिए हम लोग रात गुजारने के लिए यहाँ चले आए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके होटल के अंदर कोई खाली रूम मौजूद है? बाइटियन की ये बात सुनकर वो शॉपकीपर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आप दोनों को कितने रूम्स चाहिए, 1 या 2? जिसपे बाइटियन जल्दी से बोलते हुए उससे कहता है नहीं नहीं, हमें एक ही रूम चाहिए, बस वो रूम साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। और हाँ, वहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना कि हमें वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे फूजन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा था। वहीं वो शॉपकीपर बाइटियन की ये बात सुनकर उससे कहता है सर अगर ऐसी बात है तो आप दोनों कपल रूम क्यों नहीं ले लेते? उस ओल्ड शॉपकीपर की ये बात सुनकर फूजन गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप हमें हमारा रूम दिखाओ। जिसके बाद वो शॉपकीपर भी चुपचाप उन दोनों को लेकर एक रूम के पास आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे बता देना। और ये कहकर जैसे ही वो शॉपकीपर वहाँ से जाने लगता है तो बाइटियन उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हम दोनों यहाँ से मूलिंग माउंटेन्स में जाना चाहते हैं उस रा फ्रूट को हासिल करने के लिए, लेकिन हम दोनों को ही वहाँ जाने का रास्ता नहीं पता, तो क्या आप हमारे लिए किसी गाइड का इंतजाम कर सकते हैं? जिसपे वो शॉपकीपर डरते हुए कहता है नहीं नहीं, मूलिंग माउंटेन्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप दोनों को वहाँ तक जाने के लिए कोई भी गाइडर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज तक वहाँ पे किसी भी गाइड की जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर बाइटियन कहता है ओ तो ऐसी बात है, अच्छा तो क्या आप ये जानते हैं कि शेंग युआन फ्रूट हमें कहाँ मिलेगा? जिसपे वो शॉपकीपर बाइटियन से कहता है कि मैं तो नहीं जानता, पर हाल ही में काफी सारे लोग विटालिटी फ्रूट को हासिल करने के लिए गए थे, हो सकता है शायद उनमें से कोई उस शेंग युआन फ्रूट के बारे में जानता हो। शॉपकीपर की ये बात सुनकर बाइटियन उसे इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जिसके बाद वो शॉपकीपर चुपचाप वहाँ से चला गया था, लेकिन बाइटियन उसे वहाँ से जाते हुए काफी गौर से देख रहा था, जो देखकर फूजन उससे पूछता है कि तुम उसे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन अपने रूम के अंदर आकर अपने रूम का दरवाजा बंद करते हुए फूजन से कहता है कि ये ओल्ड शॉपकीपर एक मार्शल मास्टर था और बाहर में जितने भी लोग मिले थे उन सभी से ज्यादा ताकतवर था। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन थोड़ा चौंकते हुए उससे कहती है क्या तुम्हें पूरा यकीन है? जिसपे बाइटियन अंगड़ाई लेकर अपने बेड पे सोते हुए कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है। जो सुनकर फूजन कहती है ओके अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या लगता है क्या हमारे लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है? जिसपे बाइटियन उसे कहता है ऑफकोर्स यहाँ पे चारों तरफ हमारे लिए खतरा ही खतरा है, पर हम दोनों के पावर लेवल्स के मुताबिक हमें इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए आकर मेरे साथ बेड पे सो जाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर फूजन कोल्ड टून में उससे कहती है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? जिसपे बाइटियन उससे कहता है कि इस रूम के अंदर एक ही बेड है और अगर तुम बेड पे सोना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ आकर ही बेड पे सोना होगा, वरना वहीं सामने वाली चेयर पे बैठे बैठे ही सो जाना। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे बिल्कुल सख्त लोंडे की तरह फूजन को छोड़कर चुपचाप मजे से वहाँ पे सो गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फूजन अभी भी बैठी हुई कल्टीवेट कर रही थी, पर तभी अचानक उसे वहाँ पे अपने आसपास कोई खतरा महसूस होता है, जिसे महसूस करके अचानक ही वो वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।